आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं मेरे महबूब एपिसोड 9। तो दोस्तों, आज के पार्ट के साथ मेरे महबूब का सफ़र पूरा होने जा रहा है। फिर जल्द ही बढ़ेंगे अपने अगले सफ़र की ओर। लेकिन आज कमेंट में सब बता दीजिएगा कि अगला सफ़र भी युविश्रा के साथ ही करना है या किसी और के साथ। मेरे महबूब सफ़र के लिए हमारे सभी दोस्तों का इतना आभार कि अब शब्द ही कम पड़ रहे हैं आपका आभार व्यक्त करने में। ऐसे ही हर सफ़र में साथ बने रहिएगा। चलिए तो देखते हैं क्या चल रहा है मेरे महबूब के अंतिम सफ़र में, और ये सफ़र किस मंजिल पर ले जाकर छोड़ता है। उसका रोना सुन युवराज, जो सुबह से अब तक खुद को कंट्रोल किए हुए खुद को नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो अब खत्म हो चुका था और अब वो टूट चुके थे। उनकी आंखों से खामोशी के साथ आंसू बहने लगे और भीगी हुई आवाज़ में वो बोले, श्रद्धा, अब तुम्हारी शादी होने वाली है। 2 घंटे में बारात निकलने वाली है और तुम मुझसे समझने की कोशिश करो श्रद्धा, ये ठीक नहीं है। युवी, मैंने तुम्हारी हर बात मानी, क्या तुम मेरी एक बात नहीं मानोगे? फिर ज़िंदगी में कभी मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी, लेकिन सिर्फ आज 5 मिनट मुझे दे दो। मैं जी भर कर तुम्हें देखना चाहती हूँ। मेरे महबूब के साथ अकेले में कुछ पल बिताना चाहती हूँ। उन्हीं पलों के सहारे मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिता लूँगी। प्लीज़ युवी। उसकी आवाज़ में बहुत दर्द था। उसकी बातें युवराज का दिल चीर रही थी। उसका दर्द वो अपने सीने में महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें कसकर भींच ली। फ़ोन पर दोनों तरफ खामोशी छा गई। सिर्फ दोनों की सांसें सुनाई दे रही थी। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों। मौत ना आई तेरी याद क्यों आई है, लंबी जुदाई 4 दिनों का प्यार हो रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। है श्रद्धा, कहो कहाँ मिलना है? युवराज ने अपने आंसू पीते हुए कहा। मेरे कमरे में ही आ जाओ, अभी मैं कहीं बाहर तो निकल नहीं सकती ना, उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। ओके, मैं आता हूँ, अभी आओ, उसने मासूमियत से कहा। हाँ, अभी आ रहा हूँ, बोलकर युवराज ने वहाँ मौजूद बंदों को काम समझाया और जाकर अपनी कार में बैठ गए और बजाज मैंशन की ओर चल दिए। कार चलाते हुए पूरे रास्ते उनकी आंखें बरसती रही। श्रद्धा से उसकी पहली मुलाकात से लेकर अब तक उसके साथ बिताए हर पल किसी रील की भांति उनकी यादों में चलने लगे। उसकी अल्हड़ता और उनके साथ श्रद्धा का फ्लर्ट करना याद करके उनके होंठों पर बरबस मुस्कुराहट आ गई। उसका बलात्कार के लिए अपहरण कर याद करके गुस्से से उनकी मुट्ठियां भिज गई। तो श्रद्धा के साथ नैनीताल दर्शन की याद, जो उनके जीवन जीने का आधार है, उसे याद करके दिल की धड़कनें बढ़ गई। तो उसके साथ जुदाई का सोचकर दिल का दर्द बढ़ गया। उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर श्रद्धा को ऋतिक के साथ शादी के लिए मना लिया, लेकिन उन्हें खुद को संभालना कितना मुश्किल महसूस हो रहा था, ये तो अब वो समझ पा रहे थे, जब उसकी शादी का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका था। श्रद्धा को किसी और की होते कैसे देख सकूंगा, उसके बिना कैसे जीऊंगा मैं। गैर सा हुआ खुद से भी ना कोई मेरा, दर्द से कर ले चल यारे दिल ये कह रहा, खोलू जुबां है गम ये सिमट रहे हैं आंखों के आगे, लम्हे ये क्यों घट रहे हैं, जाने कैसे कोई सहता जुदाइयाँ। इसी असमंजस्य में खोए वो बजाज पेंशन पहुंच गए। कार से उतरते ही सामने उनको मिस्टर बजाज मिल गए। उन्होंने अपने लबों पर बनावटी मुस्कान सजा ली। युवराज, बारातियों को कोई तकलीफ तो नहीं है ना? सभी कंफर्टेबल है ना? उनके स्वागत में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, मिस्टर बजाज ने युवराज से पूछा। जी सर, सभी बारातियों की अच्छे से खातिरदारी हो रही है, उनके स्वागत में किसी चीज़ की कमी नहीं रखी है, सब काम वहाँ मेरी निगरानी में हो रहा है, युवराज ने विनम्रता से जवाब दिया। मिस्टर बजाज खुश होकर बोले,
इसीलिए तो बारातियों की जिम्मेदारी तुमको सौंपी है। तुमसे ज़्यादा तो अब मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। दुनिया में अपने रिश्तेदार ही जहाँ धोखा दे देते हैं, वहीं कुछ अच्छे दोस्त रिश्तेदारों से बढ़कर होते हैं। उनकी बात पर युवराज सिर्फ मुस्कुरा दिए। मिस्टर बजाज फिर कुछ सोच कर बोले, लेकिन युवराज, तुम इस वक्त यहाँ कैसे? तुम्हें तो वहाँ बारातियों के साथ होना चाहिए। उनकी बात पर युवराज संभल कर बोले, जी, मुझे श्रद्धा ने बुलाया है, शायद कोई इम्पोर्टेंट काम होगा। हाँ हाँ, तुम तो श्रद्धा के बेस्ट फ्रेंड हो। उसके ऋत्विक से शादी भी तुम्हारी ही वजह से हो रही है, वरना वो तो कभी अपनी पसंद बताती ही नहीं। वो अपनी हर बात तुमसे शेयर करती है। आज भी उसको कोई खास काम होगा, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। जाओ जाओ, मिल कर आओ। कुछ घंटों में तो वो पराई हो जाएगी, फिर उससे मिलने से पहले सोचना पड़ेगा। बोलते हुए वो भावुक हो गए। सच ही है, एक पिता के लिए अपने दिल के टुकड़े को खुद से जुदा करना आसान नहीं है। युवराज ने उनके कंधा थपथपा दिया और उन्होंने भी अपनी पलकें झपकाकर ठीक है का आश्वासन दिया। युवराज अपने तेज धड़कनों के साथ श्रद्धा के कमरे की ओर बढ़ गए। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। उन्होंने गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाया। श्रद्धा को तो जैसे युवराज के आने का एहसास हो गया था। वो झट से दरवाजे पर आ गई। उसको दुल्हन के रूप में देखकर युवराज ने जैसे अपनी सुध ही खो दी थी। वो आसमान से उतरी कोई अप्सरा लग रही थी। सिल्क थ्रेड, गोल्डन लहंगे, गोल्डन ब्लाउज और गोल्डन दुपट्टे में उसका रूप सोने सा दमक रहा था। उस पर डायमंड की ज्वेलरी उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। कानों में डायमंड के झुमके और नाक में डायमंड की नथ ऐसे चमक रहे थे जैसे अंधेरे में जुगनू। उसको देखकर युवराज की जैसे सांसें ही थम गई, लेकिन श्रद्धा के चेहरे पर दुल्हन वाला कोई नूर नहीं था। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे की आंखों में खो गए। फिर श्रद्धा ने कहा, आओ युवी, अंदर आ जाओ। लेकिन युवराज उसको देखने में ऐसे खोए हुए थे कि उन्हें उसकी आवाज़ ही सुनाई नहीं थी। श्रद्धा ने थोड़ी तेज आवाज़ में कहा, युवराज, युवी, अंदर आ जाओ। उसकी तेज आवाज़ पर युवराज का ध्यान टूटा और उन्होंने पलकें झपकाते हुए कहा, हाँ हाँ, और वो कमरे में अंदर आ गए। ये रूप का खजाना मेरी किस्मत में नहीं है। ऊपर वाले, तूने मेरी किस्मत किसी पूरे दिन ही लिखी होगी, युवराज ने मन में सोचा। कमरे के अंदर श्रद्धा की चचेरी बहनें बैठी थी, जिन्हें श्रद्धा ने कहा, तुम लोग कुछ देर के लिए कहीं और जाकर बैठो, मुझे युवराज से कुछ ज़रूर डिस्कशन करना है। मैं कुछ देर में तुम सभी को वापस बुलाती हूँ। उसकी बात सुनकर उसकी सभी चचेरी बहनें रूम से बाहर चली गई। वो कुछ देर दरवाजे के पास खड़ी रही। जब उसने देखा सभी सीढ़ियों से नीचे चली गई हैं, तो उसने जल्दी से अपने रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। वो युवराज के पास आ गई और उनका हाथ पकड़कर बोली, युवी, और फिर से खामोशी से एक दूसरे की आंखों में खो गए। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे, जिसकी खबर दोनों को ही नहीं थी। हर दुआ में तू ही शामिल, चाहे तन्हा मेरी महफिल, रंजो गम है, आलम नम है, हूँ मैं जिंदा, ये क्या कम है, सोनिए। श्रद्धा की आंखों में युवराज को दर्द का सागर नजर आ रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, श्रद्धा। उसकी आवाज़ सुनकर श्रद्धा ने एक जख्मी मुस्कुराहट दी। अपने दर्द को उसने मुस्कुराहट के पीछे छुपाने की नाकाम कोशिश की। इन मुस्कुराते लबों की एक खामोश दास्तां है। जख्मी मुस्कुराहट के पीछे टूटे सपनों की किरचियां हैं। दिल रो रहा भी चाहे तो रो नहीं सकता। अरमानों को दफन किए गुजरा एक ज़माना है। युवराज ने फिर धीरे से कहा, श्रद्धा, मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुम खुश हो या नहीं, क्योंकि इसका जवाब मुझे मालूम है। इतना ज़रूर कहूँगा कि बीती ज़िंदगी को भुलाकर अपने जीवन में आगे बढ़ जाना। जीवन की राह में कई मुसाफिर मिलते हैं। मैं ऐसा ही एक मुसाफिर हूँ तुम्हारी ज़िंदगी के सफ़र का, लेकिन तुम्हारे सफ़र की मंजिल नहीं हूँ। तुम्हारे सफ़र की मंजिल ऋत्विक है। तुमने मेरे नॉवल पढ़े और पढ़कर अनजान राही को पसंद करने लगी। वो सब लड़कपन था। लड़कपन में लड़के लड़कियां एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। किसी की कोई क्वालिटी पसंद आ गई तो उसे प्यार का नाम दे दिया। ये कोई नई बात नहीं है, और तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। तुम्हारा आज ऋतिक और उसका परिवार है। उन सभी को अपने दिल से अपनाना, उनके साथ खुश रहना। बोलते हुए युवराज का गला रुंध गया और वो पीठ घुमाकर खड़े हो गए। वो उनके सामने आ गई। तुम सही कह रहे हो मेरे महबूब, वो मेरा लड़कपन ही था, लेकिन
लेकिन तुम्हारा तो लड़कपन नहीं है ना, फिर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? मुझे खो देने का दर्द तुम्हारे अंदर क्यों है? क्यों बात करते हुए तुम्हारी आवाज़ भर्रा गई, गला रुंध गया? क्यों तुम्हारी नज़रों में इतना दर्द है? क्यों यूवी, क्यों? बोलते हुए उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। होंगी आंखें बंद या खुली, ना छुपेगी ये दीवानगी, तेरा चेहरा दिख जाएगा, जाता लम्हा रुक जाएगा। यूवी, तुम भी जानती हो कि तुम मुझे बहला रहे हो, और तुम ये भी जानती हो कि मैं बहलने वाली नहीं हूँ। क्यों? अपनी जिद से तुम हम दोनों को तकलीफ पहुंचा रहे हो, हमारी जिंदगी की खुशियों की कीमत लगा रहे हो, सिर्फ उम्र में फासला ज़्यादा होने के लिए। तो मैं इस फासले को नहीं मानती यूवी। जिंदगी लंबी जी जाए ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जितनी जी रहे हैं वो खुशी से जी लें, वो महत्वपूर्ण है। ये डायलॉग तो सुना ही होगा, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। कुछ सोच कर ही लिखा गया है। जिस उम्र के फासले की तुम बात करते हो और कहते हो कि तुम जल्दी बूढ़े हो जाओगी और मैं जवान रह जाऊंगी, लेकिन क्या मालूम तुम्हारे बूढ़े होने से पहले ही मुझे मौत आ जाए। ये 2-4 दिन में मेरी मौत। युवराज ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके होंठों पर अपना हाथ रख दिया, लेकिन उसने उनका हाथ हटाते हुए कहा, हाँ, कल का तो क्या, आने वाले पल का भरोसा नहीं, और तुम 15 साल बाद की बात करते हो, लेकिन जितने पल हमारे पास हैं वो तो हम खुशी से जी लें। क्या मालूम अगले 10 साल मेरी जिंदगी में हो ही नहीं। उसकी ऐसी बातें सुनकर युवराज अपना होश खो बैठे और उसके दोनों कंधों से पकड़कर जोर से चिल्लाए, मैं तुम्हें बार बार मरने की बात करने से रोक रहा हूँ, और तुम हो कि फिर भी बोले ही जा रही हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि बार बार रोक रहा हूँ, तब अगर फिर से मरने की बात की ना तो कसकर एक थप्पड़ लगाऊंगा, समझी? और उसके दोनों कंधों को जोर से छोड़ दिया। वो भी जोर से चिल्लाकर बोली, हाँ तो मैं क्या गलत कह रही हूँ? ये बताओ, क्या क्या गारंटी है कि मैं बुढ़ापे तक जीऊँगी? हो सकता है कि मैं 4 साल बाद ही मर जाऊँ, लेकिन जितनी ज़िंदगी मेरे पास है और जो आज है, वो तो एक दूसरे के साथ प्यार से हंसी खुशी जी लें। कल की चिंता में आज को क्यों ख़त्म करें? ये बेवकूफ़ी नहीं तो क्या है यूवी? अभी भी मौका है, मान जाओ। तुम एक बार हाँ कह दो, मैं डैड से बात कर लूँगी। वो मेरी खुशी में ही हमेशा खुश हैं, इसीलिए वो मना नहीं करेंगे। तुम एक बार हाँ कह दो यूवी, प्लीज़ सोचो। कहते हुए उसने युवराज के दोनों हाथों को पकड़ लिया। युवराज ने धीरे से अपने हाथ उसके हाथों से छुड़वाए और उसके करीब होकर उसके सर को प्यार से थाम कर चूम लिया। श्रद्धा की आंखें बंद हो गई। वो एक गहरी नज़र उस पर डालकर दरवाजे की तरफ चल दिए। दरवाजे के पास पहुंचकर वो वापस मुड़े। बेस्ट ऑफ लक फॉर अ न्यू बिगिनिंग श्रद्धा, ये कहते हुए उनकी आवाज़ लड़खड़ा गई। वो सीने में दर्द का अंबार लिए चल पड़े। दूर जाने से भी ना चैन पाएंगे, जितना भुलाएंगे याद आएंगे। तू बिछड़न बिछड़न कहंदिए, तू बिछड़न कहंदिए, बिछड़े तो जीना पाएंगे। युवी, युवराज, वो दर्द भरी आवाज़ पे चिल्लाई और अफसोस से उन्हें जाते हुए देखती रह गई और फिर से धम से सोफे पर गिर पड़ी। काश युवी, तुम मान जाती। क्यों इतने जिद पर अड़ गए युवराज? मेरे महबूब, क्यों क्यों मेरी बात नहीं मानी? क्यों मुझे ठुकरा कर चले गए? वो अपना सर पकड़कर चिल्लाती रही। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसकी चचेरी ममेरी बहनें अंदर आ गई। उनको देखकर उसने एकदम से अपने आंसू पोंछ दिए और उनके सामने फीकी मुस्कुराहट से देखा। युवराज उसके कमरे से बाहर निकलकर नीचे गार्डन में आ गए। गार्डन में सभी जगह सभी पौधे और पेड़ों को रंग बिरंगी लाइटों से सजावट की गई थी। युवराज गार्डन के एक कोने में जाकर खड़े हो गए, जहाँ से वो सभी को देख सके लेकिन उन्हें कोई ना दिख सके। वो वहाँ खड़े होकर अपनी सूनी आंखों से सबको देखते रहे। रह रहकर उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। वो अपने दर्द में डूबे हुए थे। तभी उन्हें अपने कंधों पर किसी के हाथों का दबाव महसूस हुआ। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हैरत से उनकी आंखें बड़ी हो गई। तुम? बारात अब दुल्हन को लाने के लिए निकलने को तैयार ही थी। बाराती बहुत उत्साह से के साथ नाचने गाने में मशगूल हो गई। नाचते गाते बारात बजाज मैंशन पहुंच गई। बजाज मैंशन के सामने बारातियों ने बहुत पटाखे फोड़े। सभी लोग जमकर नाचे। बारातियों का स्वागत बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया गया। आखिरकार बजाज एंड बजाज ग्रुप के मालिक की बेटी की शादी थी। बहुत भव्य तरीके से बारात का स्वागत किया गया और बारातियों को आदर के साथ अंदर ले गए। खुद मिस्टर बजाज बारातियों का स्वागत करने में लग गई। बारातियों को आदर सहित कुर्सियों पर बैठाया गया। सभी जगह नाश्ता, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम लेकर वेंडर्स घूम रहे थे। दूल्हे को स्टेज पर लेकर आए और सम्मान के साथ सोफे पर बैठाया।
उसके आसपास उसके दोस्त खड़े हुए उसे छेड़ने लगे और मजाक मस्ती करने लगे। मिस्टर बजाज की आंखें बेटी की शादी की खुशी में चमक रही थी, लेकिन साथ ही साथ उसकी जुदाई का सोचकर आंखें भरती भी जा रही थी। कुछ ही पलों में बेटी पराई हो जाएगी, ये सोचकर उनका दिल दुख से डूबा जा रहा है। लेकिन ये तो दुनिया की रीत है, ये सोचकर वो खुद को समझा भी रहे थे। ये कैसी रीत है? जिसने जन्म दिया, अपनी पलकों तले बड़ा किया, उसे पल पल बढ़ते देखा, एक दिन वो हमें छोड़कर एक अलग ही दुनिया में चली जाती है। और मैं तो अपनी बच्ची को उसके हिस्से का पूरा प्यार भी नहीं दे पाया, और वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। मिस्टर बजाज मन ही मन सोचने लगे। श्रद्धा को उसकी कजिन बुलाने गई। चल श्रद्धा, वरमाला का टाइम हो गया है, तुझे नीचे बुला रहे हैं। वो सुनकर खाली खाली नजरों से उसे देखने लगी। पीछे पीछे श्रद्धा के डैड भी आ गए और बोले, चल बेटा, एक नई दुनिया तेरा इंतजार कर रही है। मुझे विश्वास है कि उस दुनिया में तुझे बहुत प्यार मिलेगा। यहाँ तुमको कभी प्यार नहीं मिल पाया, लेकिन तुम्हारी वो दुनिया में तुमको बहुत प्यार मिलेगा। यहाँ की कमी भी पूरी हो जाएगी, तुम बहुत खुश रहोगी। ये मेरी दुआ है मेरे बच्चे। बोलते हुए उनकी आवाज़ रुआसी हो गई। वो दौड़कर उनके गले लग गई और बोली, डैड, आप तो दुनिया में सबसे अच्छे डैड हैं। मैं जानती हूँ कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। आप अपने आप को दोष मत दीजिए। कभी कभी परिस्थितियाँ हमारे फेवर में नहीं होती हैं। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ डैड। उन्होंने श्रद्धा को प्यार भरी नजरों से देखा, आशीर्वाद के रूप में उसके सर पर हाथ घुमाया और उसको अपने सीने से लगाए हुए नीचे वरमाला के लिए ले गए। उनकी आंखों में आंसू और होठों पर हंसी थी। श्रद्धा का चेहरा भावहीन था। वहाँ जो कुछ भी हो रहा था उससे उसे कोई मतलब ही नहीं था। तो बस अपने डैड के साथ एक रोबोट की तरह चलकर नीचे आ गई। सभी लोग उन दोनों को आते देखने लगे। श्रद्धा के डैड यानी बिजनेस टाइकून मिस्टर बजाज की आंखों में आंसू देखकर सभी की आंखें नम हो गई। सभी के मन में विचार उठने लगे कि इंसान कितना भी ऊंचा उठ जाए, कितना भी पैसे वाला हो, लेकिन बेटी के बाप को हमेशा बेटी की विदाई का दर्द देखना ही पड़ता है। बेटी को अपने हाथों से विदा करना ही पड़ता है। ये रीत अमीर हो या गरीब, सबके लिए एक समान है। उसके डैड उसको स्टेज तक ले आई और वहां से उसकी बहनों से स्टेज के ऊपर ले गई। फोटोग्राफर लगातार हर पल को कैद करने में लगे हुए थे। चारों ओर से फ्लैश लाइट चमकने लगी। उन फ्लैश लाइट में वो अप्सरा की तरह दमक रही थी। उसका रूप गंगा जल की तरह पवित्र और सोने सा दमक रहा था। बस कमी थी उसके चेहरे की रौनक की। उसकी नजरें नीचे की तरफ झुकी हुई थी। उसने नजरें उठाकर ऊपर देखा ही नहीं। उसके दिल में कोई उमंग नहीं, कोई उत्साह नहीं। जब उसके हाथों में वरमाला दी गई, उसने बुद्ध की तरह वरमाला पकड़ ली और जब दुल्हे ने उसके गले में वरमाला डाली, चारों ओर से तालियों का जबरदस्त शोर गूंज उठा। श्रद्धा को भी उसकी सखियों और बहनों ने दुल्हे को वरमाला पहनाने को कहा। पहले तो उसे कोई सुध ही नहीं थी। फिर जब सबने बोला तो वो यंत्र चालित सी गुड़िया वरमाला पकड़कर आगे बढ़ी। उसकी नजरें अभी भी झुकी हुई थी और सीने में दर्द की लहरें लगातार उठ रही थी। इस वक्त उसे लग रहा था जैसे उसके सीने में उसका दिल बेदर्दी से खींचा जा रहा हो। वो रोबोट की तरह ही दुल्हे के गले में वरमाला डालने लग गई कि तभी एक आवाज उसके कानों में आई। वरमाला डालने से पहले दुल्हे को बराबर चेक तो कर लो दुल्हनिया। ये आवाज सुनकर उसने एक झटके से सिर ऊंचा किया। सामने देखकर उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैरानी से और बड़ी हो गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो बार बार पलकें झपकाने लगी। सामने दुल्हे के वेश में लबों पर मुस्कुराहट और आंखों में चमक लिए खूबसूरत युवराज खड़े थे, जो एकदम किसी सम्राट की भांति लग रहे थे, और उनके बगल में ऋत्विक खड़ा मुस्कुरा रहा था। युवराज मुस्कुराते हुए एकटक श्रद्धा को देखे जा रहे थे। अब श्रद्धा को समझ आया कि उसे वरमाला युवराज ने पहनाई है। उसको कुछ पल तो समझने और यकीन करने में लग गए, और जब समझ आया तो वो सोचने लगी कि ये क्या करे, खुशी में रोए या हंसे, समझ ही नहीं पाई कि क्या करे। वो मुंह पर हाथ रखकर खड़ी रह गई। ये चमत्कार कैसे हो गया? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि जो मैं देख रही हूँ वो सच है। आप में बोली और गश खाकर गिरने लगी तो युवराज ने अपनी बाहों में उसे संभाल लिया। दोनों कुछ देर एक दूसरे की आंखों में ही खोए रहे। तभी चारों तरफ से हूटिंग होने लगी, श्रद्धा युवराज, श्रद्धा युवराज। युवराज ने उसको खड़ा किया। युवराज उसके सामने घुटनों पर बैठ गए और उसे बेहद खूबसूरत तरीके से प्रपोज किया। श्रद्धा, क्या तुम अपने अनजान राही की कहानियों की हमेशा के लिए हीरोइन बनना पसंद करोगी? श्रद्धा, क्या तुम हमारे इश्क को मंजिल तक पहुंचाने के लिए तैयार हो? ये सुनकर उसकी आंखों में खुशी के मारे आंसू आ गए और वो जोर जोर से गर्दन हिलाकर बोली, हाँ युवी, हाँ 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 मेरे महबूब।
हाँ, मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ। मैं तुम्हारी कहानियों की हीरोइन बनूंगी। अपने इश्क को मंजिल ज़रूर दूंगी। हमारा इश्क मंजिल तक ज़रूर पहुंचेगा मेरे महबूब। आज मैं यहाँ सबके सामने हक से कहती हूँ, मेरे महबूब। उसने आंखों में दुनिया जहाँ की चमक समेटे जोरदार आवाज़ में कहा तो युवराज की आंखें नम हो गई। उसके डैड स्टेज पर आए और श्रद्धा से बोले, बेटा फिर देर किस बात की है, अपने महबूब को वरमाला पहना दो। ये सुनकर श्रद्धा ने आंसुओं से झिलमिलाती आंखों से अपने डैड को देखा और खुशी से अपने डैड के गले लग गई और बोली, थैंक यू डैड, मुझे मेरी खुशियाँ देने के लिए। थैंक यू सो मच डैड, मेरा प्यार मुझे देने के लिए। आप दुनिया के सबसे बेस्ट डैड हैं। बोलते हुए उसने छोटे बच्चे की तरह अपने डैड के गाल पर किस कर दी। उसको ऐसे करते देख सभी जगह हंसी के फवारे छूट पड़े। माहौल एकदम खुशनुमा हो गया। उसके डैड ने भी उसके माथे पर किस करके कहा, बेटा मैं तुम्हें पूरी जिंदगी तुम्हारे हिस्से का प्यार नहीं दे पाया, इसलिए ये मेरा एक छोटा सा प्रायश्चित है। मेरी बच्ची को मैं प्यार नहीं दे पाया, लेकिन मैंने सोच लिया था कि तुम्हें प्यार करने वाला ज़रूर दूंगा। बस ये उसी की एक छोटी सी कोशिश है। मैं प्यार नहीं दे पाया, लेकिन अब तुम्हारी ज़िंदगी प्यार से सराबोर होगी। तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियों के ढेरों रंग होंगे और तुम्हें खुश देखकर मैं भी खुश। तुम्हारी खुशियों से भरकर मेरे लिए कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे। युवराज को वरमाला पहना दो। श्रद्धा ने ऋत्विक की तरफ देखा। श्रद्धा की आंखों में अनेकों सवाल थे। ऋत्विक श्रद्धा से नजरें चुराने लगा। श्रद्धा ने उससे पूछा, ऋत्विक ये सब और कैसे, मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये सब कैसे हुआ? और मेरी शादी तो तुमसे होने, फिर ये कैसे? वो उसकी तरफ मुस्कुराते हुए बोला, श्रद्धा ये सारे सवाल बाद में, पहले तुम युवराज को वरमाला पहना दो। ये मुहूर्त निकल गया तो शादी का अगला मुहूर्त मेरे साथ ही है, सोच लेना तुम। फिर मत बोलना कि मैंने तुम्हें पहले से आगाह नहीं किया। हाँ नहीं तो, ऋत्विक हाथ नचाते हुए बोला। उसकी एक्टिंग देखकर एक बार फिर से बजाज पेंशन के गार्डन में ठहाके की गूंज उठे। युवराज श्रद्धा भी हंस दिए। ऋत्विक ने श्रद्धा के हाथों में वरमाला पकड़ा दी और श्रद्धा ने वरमाला फिर से अपने कांपते हाथों में पकड़ ली, जिस पर ऋत्विक ने मुंह बनाते हुए उसे छेड़ने के लिए कहा, इतने दिनों से तो शादी करने के लिए युवराज का सर खा रही थी, मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो, और अब जब शादी हो रही है तो वरमाला भी नहीं संभाली जा रही, हाथ कांप रहे हैं। श्रद्धा तुझसे वरमाला नहीं संभल रही तो यहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं, किसी और लड़की को बोल देता हूँ। ये सुनकर श्रद्धा ने अपना एक पैर जोर से ऋत्विक के पैर पर दे मारा और ऋत्विक आ माँ बोलते हुए अपना पैर संभालने लगा। अब एक शब्द ऐसा वैसा बोला ना तो तुझे यही मार्शल आर्ट के जलवे दिखा दूंगी। फिर मत बोलना कि पहले से आगाह नहीं किया। हाँ नहीं तो, भी उसी अंदाज में उसकी तरफ झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए कहा, जिस पर ऋत्विक भी हंस दिया, लेकिन उसकी हंसी में भी एक दर्द छुपा हुआ था। उसकी हंसी खोखली सी थी, आंखों में पानी और होठों पर हंसी थी। चलो श्रद्धा, अब युवराज को वरमाला पहना भी दो, सभी मेहमान इंतजार कर रहे हैं, मिस्टर बजाज ने कहा तो वो मुस्कुराते हुए वरमाला लेकर आगे बढ़ी। वो और युवराज एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। इस वक्त दोनों की आंखों में खुशी की चमक थी। जो आंखें काफी समय से आंसुओं के जत्थे आजाद कर रहे थे, उन आंखों में अब खुशी के आंसू थे। उसने युवराज के गले में वरमाला डाली और इसी के साथ चारों ओर तालियां बज उठी। उसके बाद मिस्टर बजाज और ऋतिक के मम्मी पापा दोनों को लेकर मंडप की ओर बढ़ गए, जहां दोनों के फेरे होने थे। मंडप में पहुंचकर मंत्रोच्चारण और विधि विधान से दोनों के फेरे शुरू हो गए। 7 फेरों के साथ 7 वचन दोनों ने लिए, जिसे दोनों को निभाने हैं। दोनों के इश्क को फाइनली अपनी मंजिल मिल गई। दोनों 7 जन्मों के अटूट बंधन में बंध गए। दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। दोनों की आंखें बार बार खुशी से नम हो रही थी। दोनों ने सभी बड़ों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद दिया। कहीं कहीं लोगों में सुबुगाहट भी होने लगी। जितने मुंह उतनी बातें। लड़का तो उम्र में श्रद्धा से बहुत बड़ा है, दुल्हा लड़का कैसे कहलाएगा? वो तो आदमी है। कहाँ कम से नाजुक सी श्रद्धा और कहाँ ये अधेड़। श्रद्धा के डैड ने इस अधेड़ में क्या देखा जो अपने फूल सी बच्चे इसके पल्ले बांधी, लेकिन है बड़ा ही हैंडसम। यहाँ मौजूद सभी लड़कों को मात दे रहा है। जितने लोग उतनी तरह की बातें उठने लगी, लेकिन उसके डैड ने किसी की परवाह नहीं की। उन्होंने सिर्फ अपने बेटे की खुशी देखी। शादी के बाद सभी खाने के लिए इकट्ठा हुए। श्रद्धा, युवराज और ऋत्विक एक ही टेबल पर बैठे। तब श्रद्धा ने फिर से युवराज से पूछा, युवी बताओ ना, एकदम से ये चमत्कार कैसे हुआ? लास्ट मोमेंट पर ऋतिक की जगह तुम कैसे आ गए? और तुम शादी के लिए मान कैसे गए? डैड को कैसे मनाया? तुम मुझसे मिलने आए तब तो शादी के लिए मान ही नहीं रहे थे, फिर किसने मनाया तुम्हें? उसको जानने की बहुत उत्सुकता थी। शांत श्रद्धा शांत, सब बताता हूँ तुम्हें, बोलकर युवराज पूरी घटना बताने लगे। फ्लैशबैक।
श्रद्धा से मिलकर उसके कमरे से बाहर निकले और नीचे आकर बजाज पेंशन में वहां की चकाचौंध और शोर शराबे से दूर गार्डन के एक कोने में जाकर खड़े हो गए, जहां से वो सबको देख सके लेकिन कोई उन्हें ना देख सके। वो वहां खड़े होकर अपनी सूनी आंखों से सबको देखते रहे। रह रहकर उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। वो अपने दर्द में डूबे हुए थे। तभी उन्हें अपने कंधे पर किसी के हाथों का दबाव महसूस हुआ। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हैरत से उनकी आंखें बड़ी हो गई। तुम? उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां ऋत्विक खड़ा था। आकाश ने आश्चर्य से ऋत्विक को देखा। अरे तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो तैयार होकर बारात लेकर आना है। बारात का टाइम हो गया है। तुम भी यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें भी तो होटल में बारातियों के साथ होना चाहिए। और तुम रो क्यों रहे हो? युवराज ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। ऋत्विक, तुम यहाँ कब और क्यों आए हो? ऋत्विक ने युवराज को देखते हुए जवाब दिया। जब होटल में श्रद्धा का फोन तुम्हारे पास आया था तब मैं वहीं पर कुछ ही दूरी पर खड़ा था। मैंने तुम्हारी बातें सुनी और तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ आ गया। युवराज के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई और उन्होंने पूछा, तुम्हें यहाँ किसी ने आते देखा तो नहीं? देखा था ना, श्रद्धा के डैड ने देखा था और उन्होंने पूछा भी कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मुझे तो बारात लेकर आना है, बारात का टाइम हो गया है। तो तुमने क्या जवाब दिया? युवराज ने बेताबी से पूछा। मैंने कहा कि मुझे श्रद्धा ने बुलाया है। जिस पर वो चकित रह गई और बोले कि अभी युवराज भी श्रद्धा के कमरे की तरफ गया है और उसने भी यही बताया कि उसे श्रद्धा ने बुलाया है। ये श्रद्धा को आज सबसे क्या काम पड़ गया? जाओ तुम भी मिलाओ श्रद्धा से और जल्दी करना वरना बारात में देर हो जाएगी। ऋतिक ने युवराज को सब बता दिया। फिर तुम श्रद्धा से मिले? युवराज ने पूछा। मुझे श्रद्धा से क्या काम? कहते हुए ऋतिक ने अपने कंधे उचकाए। तो फिर तुम बारात छोड़कर यहाँ क्यों आए हो? युवराज ने कंफ्यूज होते हुए उससे सवाल किया। उसने गहरी नजरों से युवराज को देखा, जिससे युवराज और ज्यादा कंफ्यूज हो गए। वो ज्यादा देर तक युवराज से नजरें नहीं मिला पाए और उन्होंने अपनी नजरें नीची कर ली। मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूँ युवराज कि मैंने तुमको फोन पर श्रद्धा से बातें करते सुन लिया था। श्रद्धा उधर से क्या बोली वो तो मुझे पता नहीं लग पाया, लेकिन तुम्हारी बातों से मुझे इतना तो पता चल गया था कि वो तुमको मिलने बुला रही है। वो बात करते हुए तुम्हारी आंखें बार बार भर रही थी, तुम्हारा गला रोंद रहा था। ऋतिक ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। तो क्या हुआ? अगर बेस्ट फ्रेंड बिछड़ जाएगी तो रोना तो आएगा ही, और श्रद्धा कुछ ही समय में मेरी अच्छी दोस्त बन गई है। जो आज मुझे छोड़कर चली जाएगी तो दुख तो होगा ही। युवराज ने भी ताव में आकर जवाब दिया। बेस्ट फ्रेंड? अच्छी दोस्त? क्या ये पूरा सच है युवराज? वो तुम्हारी सिर्फ बेस्ट फ्रेंड है? इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे बताओ। भारत के मशहूर लेखक मिस्टर अनजान राही साहब या श्रद्धा के महबूब? ऋतिक की इस बात पर युवराज दंग रह गए और हैरानी से उसको देखने लगे। उनकी हालत ऐसी हो गई कि जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। हाँ मिस्टर अनजान राही, तुम्हारी सच्चाई मुझे पता चल गई है कि तुम ही भारत के मशहूर राइटर अनजान राही हो। अब आप मुझे ये बताओ कि वो तुम्हारी सिर्फ अच्छी दोस्त है या उससे भी ज्यादा कुछ और है? युवराज ने नजरें चुराते हुए जवाब दिया। तुम ये क्या कह रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा तो मेरी तरफ देखकर जवाब दो। नजरें क्यों चुरा रहे हो? उसकी बात पर युवराज खामोश हो गए। उसने आगे कहा, फोन पर मुझे तुम्हारी बातों से पता चल गया था कि वो तुमको मिलने बुला रही है, इसीलिए मैं तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ आ गया। और श्रद्धा के कमरे के बाहर खड़े होकर मैंने तुम्हारी और श्रद्धा की सब बातें सुन ली। बोलते हुए ऋतिक ने अपनी आंखें भींच ली, जिससे कि दिल का दर्द आंखों के रास्ते बाहर ना आ जाए। युवराज ने उसकी बात सुनकर चौंक कर उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर उन्हें दर्द की लकीरें दिखाई दी। उन्होंने घबराकर पूछा, क्या तुमने सारी बातें सुन ली थी? हाँ, मैंने सभी बातें सुनी, उसने धीरे से जवाब दिया। युवराज एक गहरी सांस लेकर किसी हारे हुए खिलाड़ी की तरह वहीं एक कुर्सी पर बैठ गए। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्होंने डरकर उसकी ओर देखा और सोचा, हे भगवान, अगर इसने सारी बातें सुन ली हैं तो अब क्या होगा? ये श्रद्धा से शादी करेगा या नहीं? उसकी किस्मत में और क्या क्या देखना लिखा है। उसके पास ही दूसरी कुर्सी पर ऋत्विक बैठ गया। वह दूर कहीं शून्य में ताकते हुए बोला, मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुनी। मुझे अंदाजा तो पहले से ही था कि श्रद्धा तुम्हें पसंद करती है। मैंने कई बार ये बात नोटिस भी की थी। तुमको कॉलेज में श्रद्धा देखकर खुश हो जाना
उसकी आंखों में चमक आ जाना, जब उसका कॉलेज से किडनैप हुआ उसके बाद तुम्हारा श्रद्धा के लिए बहुत फिक्रमंद होना और उसे ढूंढते हुए पुलिस को लेकर आना, उसके बाद तुमने श्रद्धा की जो सेवा की वो तो कोई अपना चाहने वाला ही कर सकता है। और जब मैंने श्रद्धा को प्रपोज किया तब उसने मुझे साफ इनकार कर दिया। तब मेरा शक पक्का हो गया कि वो तुमको चाहती है। लेकिन जब उसने मुझे यहाँ अहमदाबाद बुलाया और अपने डैड से मिलाया और उसके डैड ने कहा कि वो मेरी श्रद्धा से शादी कराना चाहते हैं और श्रद्धा ने भी हाँ कर दी, तब मुझे अपना शक कमज़ोर नज़र आया और दिल को ये महसूस हुआ कि शायद श्रद्धा के दिल में मेरे लिए भावनाएं पनप गई हों। लेकिन अब मैं वो ही बातें जो हॉस्पिटल में श्रद्धा के डैड के साथ हुई थी, वो सारी बातें वापस से रिमाइंड करता हूँ तो पता चलता है कि उसने अपने मुंह से तो मुझसे शादी के लिए कभी हाँ कहा ही नहीं था। उसकी तरफ से हाँ तो तुमने कहा था। अब मुझे याद आता है कि वो सारी घटना के बीच में जब मैंने श्रद्धा की तरफ देखा था तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, ना तो खुशी की और ना ही दुख की। वो भावहीन चेहरा लिए खड़ी थी, एक बुत की भांति। युवराज, वो तो शुरू से तुम्हें ही चाहती है, शायद टीनेज से ही। उसके दिल में तो जाने कब से तुम ही बसे हुए हो। वो तुम्हारे सिवाय किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकती। और मैं जानता हूँ कि तुम भी उसको बहुत प्यार करती हो, इसीलिए अगर उसकी शादी मुझसे हो जाती है तो वो कभी खुश नहीं रहेगी। उसका नेचर जानते हुए मैं ये तो जानता हूँ कि वो एक पत्नी और बहू के सारे फर्ज निभाएगी, लेकिन सिर्फ फर्ज ही निभाएगी। उसमें उसकी खुद की कोई खुशी शामिल नहीं होगी। वो जिंदगी को एक फर्ज और कर्तव्य की भांति बिता देगी, लेकिन उसका दिल हमेशा तुम्हारे लिए ही धड़कता रहेगा। इसलिए युवराज, वो सही कह रही है, तुम उससे शादी कर लो। तुम दोनों की शादी से तुम दोनों खुश रहोगे। वैसे भी कहा गया है कि शादी उसी से करो जो तुम्हें प्यार करे, उससे नहीं जिसे तुम प्यार करो। उसकी पूरी जिंदगी प्यार के लिए तरसी है। तुमसे शादी के बाद उसे उसका प्यार मिल जाएगा। मुझसे शादी करेगी तो अब ये सच्चाई जानने के बाद मैं शायद पूर्ण रूप से उसे अपना भी नहीं पाऊंगा और फिर से वो जिंदगी भर प्यार के लिए तरसती रह जाएगी। युवराज, श्रद्धा से शादी कर लो। इतनी देर से खामोश बैठे युवराज बोले, लेकिन ऋत्विक, मेरी और श्रद्धा की उम्र, क्या उम्र, घूमकर राग आप रखा है युवराज तुमने। ऋत्विक उनकी बात काटते हुए बोला, अजीब घन चक्कर हो यार, बार बार घूम फिर कर एक ही बात पर आ जाते हो। दुनिया में कोई तुम पहले या अनोखे प्राणी नहीं हो जो अपने से इतनी छोटी लड़की से शादी कर रहे हो। तुम तो खुद एक राइटर हो, कहानियां लिखते हो। मुझसे ज्यादा तो तुम्हें पता होगा कि दुनिया में ऐसे कितने ही लोग हैं जो खुद से छोटी लड़की से शादी करते हैं। अपने आसपास से नजर दौड़ाओ तो बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी उम्र में काफी फासला है। और फिर जब श्रद्धा को ही इस बात से दिक्कत नहीं तो तुम क्यों इतना सोच रहे हो। वो तुमसे ही शादी करना चाहती है, तुम भी उससे प्यार करती हो, तो क्यों इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बना रहे हो। कल क्या होगा कौन जानता है। उस अनदेखी अनजान कल के लिए तुम अपना और श्रद्धा का आज क्यों बिगाड़ रहे हो। श्रद्धा से शादी कर लो युवराज। दोनों के पास जितनी भी जिंदगी है प्यार और हंसी खुशी से गुजारो। मुझे मालूम है कि तुम उसको बहुत खुश रखोगे, दुनिया जहान की खुशियां दोगे उसे, लेकिन उससे शादी कर लो। जिद छोड़ो और मान जाओ। ऋत्विक ने युवराज को मनाने की पूरी कोशिश की और युवराज के चेहरे के एक्सप्रेशन से भी लग रहा था कि उन्हें उसकी बात समझ आ रही है। फिर भी युवराज ने उसके सामने अपना शक रखा, ऋत्विक, मैं तुम्हारी बात मान भी लूं, लेकिन क्या श्रद्धा के डैड मानेंगे। वो कभी श्रद्धा से उम्र में इतने बड़े आदमी से शादी के लिए तैयार नहीं होंगे, और वो भी लास्ट मोमेंट पर, जबकि बारात आने वाली हो। तो वो एकदम से तुमको छोड़कर श्रद्धा की शादी मुझसे करने को मान जाएंगे। ऋत्विक ने कहा, श्रद्धा के डैड जरूर मानेंगे, क्योंकि वो श्रद्धा की खुशी ही चाहती हैं और वो अब उसको खुश देखना चाहती हैं। मैं उनको सारी बात समझाऊंगा, वो समझ जाएंगे। वो समझ जाएंगे कि उनकी बेटी की खुशी तुम्हारे साथ है। हम उनसे बात करने की कोशिश तो करें एक बार, और मैं भी सिर्फ श्रद्धा को खुश देखना चाहता हूँ, ऋत्विक धीरे से बोला। उसने अपने जज्बातों पर काबू रखकर युवराज को श्रद्धा से शादी के लिए समझाया। वो ही जानता है कि इस समय उसके दिल में कितना तूफान उठा हुआ है। युवराज अब समझ भी चुके थे और मान भी चुके थे। दोनों मिलकर मिस्टर बजाज के पास गए। दोनों को एक साथ देखकर वो चौंक गई, लेकिन ऋत्विक ने उन्हें पूरी बात बताई कि युवराज श्रद्धा के परफेक्ट राइटर और देश के मशहूर लेखक अनजान राही हैं, और वो टीनेज से ही उनसे मोहब्बत करती है, तब से जब वो मोहब्बत को समझती भी नहीं थी। फिर दोनों नैनीताल में ही एक विला में किराएदार के रूप में मिले और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, और वो सिर्फ युवराज से ही शादी करना चाहती है और उसी के साथ ही वो खुश रहेगी। ऋतिक से शादी तो वो युवराज के कहने पर कर रही है, क्योंकि युवराज को लगता है कि श्रद्धा और युवराज दोनों की उम्र में बहुत फासला है। सारी बातें ऋतिक ने बड़ी तसल्ली से उनको समझाई और उन्हें श्रद्धा की शादी युवराज से करने को कहा। वो कुछ समय तक जो अचरज में पड़े सोचते रहे, फिर बोले,
मैंने अपनी बच्ची को पूरी जिंदगी प्यार से महरूम रखा है। मेरी बच्ची पूरी जिंदगी प्यार को तरसती रही और अभी भी वो अपने ही प्यार के लिए त्याग करने चल पड़ी थी। उसने मुझे कभी कुछ नहीं मांगा और आज भी वो कुछ नहीं मांग रही। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिना मांगे उसकी खुशियाँ उसे ना दूँ। नहीं, अब मेरी बेटी कोई बलिदान नहीं देगी। उसे उसके हिस्से का प्यार ज़रूर मिलेगा, उसके हिस्से की खुशियाँ ज़रूर मिलेगी। मुझे उसका जीवन प्यार और खुशियों से भर देना है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि युवराज उससे कितने बड़े हैं। अगर मेरी बेटी उनके साथ खुश है तो उम्र का गैप मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। मैंने खुद युवराज को श्रद्धा की बेहद परवाह और केयर करते देखा है। इसीलिए मुझे युवराज पर पूरा विश्वास है कि वो मेरी बेटी को बहुत प्यार करेगा। उसकी शादी युवराज से ही होगी, यही मेरा फैसला है। उनकी बातें सुनकर युवराज को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि कभी किस्मत ऐसे भी पलट सकती है। बदकिस्मती भी ऐसी अचानक खुशकिस्मती बन सकती है। जिसकी कभी आशा नहीं की थी वो चमत्कार हो गया युवराज के जीवन में। युवराज ने नम आंखों से आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए और उनके आगे हाथ जोड़ दिए। तो उन्होंने मुस्कुराकर युवराज के हाथ पकड़कर कहा, अब तुम हमारे दामाद बनने जा रहे हो जेंटलमैन। और दामाद हाथ नहीं जोड़ा करते, गले लगते हैं। उन्होंने युवराज को गले लगा लिया और कहने लगे, लेकिन ऋत्विक, अब जब बारात आने का समय हो गया है तो तुम्हारे मम्मी पापा कैसे मानेंगे? उनको इस शादी से कैसे इनकार करें? कैसे बारात को रोके और अब अंतिम पलों में सब कुछ चेंज करना? ऋत्विक ने उनसे कहा, अंकल, बारात भी आएगी और बाराती भी आएंगे, बस दूल्हा बदल जाएगा। और रही बात मेरे मम्मी पापा की, तो मैं उनको मना लूंगा, उनकी फिक्र आप मत कीजिए। वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। उसकी बात सुनकर उन्होंने उसको गले से लगा लिया। थैंक यू बेटा, श्रद्धा को उसकी खुशियाँ लौटाने के लिए। उसकी शादी तुमसे होने वाली थी, फिर भी तुमने अपने बारे में ना सोचकर सिर्फ उसकी खुशियों के बारे में सोचा। तुम्हें जितना धन्यवाद करूं कम है। ऋत्विक सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। वो श्रद्धा से एक तरफा प्यार करता था, लेकिन जब श्रद्धा ने उसके प्रपोज करने पर विनम्रता से इनकार किया तो उसने अपने दिल को समझा लिया था। लेकिन जब उसकी शादी श्रद्धा से होने वाली थी तो उसके दिल में प्यार की उम्मीद फिर से जाग गई थी और अब उसे अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल कर रहा था। और ऊपर से अपने हाथों से उसकी शादी युवराज से कराना और उसके लिए खुद उसे लीड लेकर सबको मनाना बहुत मुश्किल था उसके लिए। लेकिन प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है। जिससे प्यार करती है उसकी खुशी सर्वोपरि रखना ही प्यार है। और वो तो सिर्फ श्रद्धा को खुश देखना चाहता है। ऋतिक को युवराज बजाज पेंशन से निकलकर होटल में आ गए, जहाँ ऋतिक के मम्मी पापा और बाकी बाराती ठहरे हुए थे। अपने मम्मी पापा को सब बातें शॉर्ट में जल्दी जल्दी बताई और समझाकर उन्हें श्रद्धा की शादी खुद के साथ की बजाय युवराज के साथ के लिए समझाया। और साथ ही ये भी कहा कि युवराज की तरफ से भी अचानक से कोई शादी में शामिल नहीं हो सकता, इसीलिए वो लोग युवराज के बाराती रहेंगे और ऋतिक के मम्मी पापा ही युवराज के मम्मी पापा की तरह सभी रस्में करेंगे। पहले तो ऋतिक के मम्मी पापा ना नुक्कड़ करते रहे, लेकिन ऋतिक के बार बार कहने पर वो मान गए और युवराज को दुल्हा बनाकर तैयार किया और बारात लेकर श्रद्धा के घर पहुंच गए। उसके बाद तो तुम जानते ही हो क्या हुआ। यह है पूरी कहानी और ऋतिक बाबा का चमत्कार। युवराज ने श्रद्धा को पूरी कहानी डिटेल में बताते हुए कहा। श्रद्धा ने ऋतिक को देखा और उसका हाथ पकड़कर कहा, ऋतिक, तुम्हारे एहसान के आगे मेरा थैंक यू शब्द बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी मैं ज़रूर कहूँगी, थैंक यू सो मच ऋतिक। मेरी ज़िंदगी में युवराज को लाने के लिए थैंक यू। तुम सच में मेरे सच्चे दोस्त हो, जिसने मेरा साथ दिया, मेरी खुशियों के बारे में सोचकर सबको युवराज से मेरी शादी के लिए मनाया। तुमने अपनी खुशी छोड़कर मेरे बारे में सोचा। थैंक यू सो सो मच। कहते हुए उसकी आवाज़ रुंध गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। दोस्त भी कहती है और थैंक यू भी बोलती है। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक्स, समझी पगली? ऋत्विक ने उसके सर पर चपत लगाते हुए कहा। लेकिन ऋत्विक, अब तुम्हारी शादी, ये कंचन है ना? ऋत्विक ने उसकी बात बीच में ही काट कर कहा। कंचन? श्रद्धा ने कंचन, जो कि थोड़ी दूरी पर अपने दूसरे दोस्तों से बात कर रही थी, उसे देखते हुए हैरानी से कहा। कंचन श्रद्धा और ऋतिक की दोस्त है और कॉलेज में उनके ग्रुप की मेंबर है। हाँ कंचन, क्योंकि मैं हमेशा से जानता था कि कंचन मुझे पसंद करती है, लेकिन वो कभी मुझे अपने दिल की बात कह नहीं पाई क्योंकि वो लड़की है। इसीलिए वो सोचती थी कि अगर वो कहेगी तो बेशर्म कहलाएगी। ऐसा उसकी सोच है। बाकी तो सब लड़कियां तुम्हारी तरह फ्लर्ट नहीं होती। ऋत्विक ने दांतों में होंठ दबाकर धीरे से मजाक करते हुए कहा, जिस पर श्रद्धा ने उसे घूर कर देखा। युवराज भी दबी दबी हंसी हंसने लगी। लेकिन वो कहते हैं ना, शादी उससे ना करो जिसे तुम प्यार करो, बल्कि उससे करो जो तुम्हें प्यार करे। इसीलिए आज मेरे मम्मी पापा और कंचन के मम्मी पापा की आपस में बात हो गई
और हम दोनों की रजामंदी से अगले महीने हमारी शादी है। ऋतिक ने मुंह में उंगली डालते हुए शर्माने का नाटक करते हुए कहा। लेकिन उसके दिल ने कहा, मेरे दिल में जो तुम्हारी जगह है श्रद्धा, उस जगह को किसी और को देने में समय लगेगा, लेकिन मुझे खुद पर विश्वास है, मैं खुद को संभाल लूंगा। होए होए, तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला यार। लड़की भी ढूंढ ली और यहीं पर अगले महीने शादी भी पक्की कर ली। नॉट बैड। श्रद्धा ने उसके कंधे पर अपने कंधे को मारते हुए कहा। आज श्रद्धा कई दिनों बाद वापस अपने पुराने चुलबुले रूप में आ गई थी, जिसे देख युवराज के लबों पर बहुत गहरी मुस्कान थी रखाई और वो श्रद्धा को एकटक देखते रहे। हाँ, और तुम दोनों को भी शादी में आना है, वरना मैं तुम दोनों के हनीमून के साथ आकर तुम्हारा हनीमून बिगाड़ दूंगा, ऋत्विक ने भी धमकाते हुए कहा। उसकी बात पर सब जोरों से ठहाके मारते हुए हंस दिए। चारों तरफ खुशियों का माहौल छा गया। मिस्टर बजाज को भी अपनी बेटी की आंखों में खुशी की चमक देखकर उनके दिल को भी सुकून मिल गया। युवराज और श्रद्धा का तो क्या ही कहें, दोनों एक दूसरे को देख देख कर मुस्कुराए जा रहे थे। दोनों के चेहरों और आंखों में खुशियों के जुगनू चमक रहे थे। दोनों को अपनी अपनी मोहब्बत जो मिल चुकी थी, उनके इश्क को मंजिल जो मिल चुकी थी। श्रद्धा ने प्यार से युवराज के कंधे पर अपना सर रखा और प्यार से बोली, आखिरकार मेरे महबूब मुझे मिल ही गए। युवराज ने उसका सर अपने कंधे से हटाया तो श्रद्धा ने चौंक कर देखा। युवराज खुद उसके सामने हुए और उसे अपने सामने सीने से लगा लिया। श्रद्धा ने भी कस के उन्हें पकड़ लिया और दोनों एक दूसरे की धड़कनें महसूस करने लगी। बिना किसी डर, बिना किसी झिझक के अपनी मोहब्बत को पूरे हक से महसूस करने लगी। तो ये थी मेरे महबूब की मुकम्मल दास्तां। जल्दी हाजिर होंगे एक नई दास्तां के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।